चाहती हूँ। और अभी हमारे दूसरे वक्ता आज यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेसर SV SS नारायण राजू जी। वे विजयनगरम के हैं, आंध्र प्रदेश से ही है। अभी फिलहाल तिरुवारूर माने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय जो तिरुवारूर में स्थित है, वहाँ के जो डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के रूप में कार्यरत हैं। अनेक सम्मानों से वे सम्मानित हैं, अनेक प्रकार के पुरस्कार उनको मिले हैं। देश और विदेश की पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारे 200 से ज्यादा आलेख उन्होंने लिखे, शोध पत्रों के साथ साथ, और मौलिक तथा अनुदित ग्रंथ भी उनके प्रकाशित हुए। कुछ कविताएं भी उन्होंने प्रकाशित की है। मोहन राकेश के नाटकों में वस्तुगत प्रयोग उनकी सर्वप्रथम कृति है। इसके अलावा उन्होंने जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की मासिक हिंदी पत्रिका पूर्ण कुंभ के सहायक संपादक के रूप में, और ये हिंदी प्रचार सभा की विभाषा मासिक पत्रिका स्रवंती के भी संपादक रहे। हिंदी कृषक ग्रंथ का संपादन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा अर्धवार्षिक पत्रिका बहुब्रीही का भी संपादक रहे। और वे इसके अलावा वे एडिशनल कुल सचिव के रूप में उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा श्रीनगर चेन्नई में और वे कार्यरत रहे। अभी वे कुछ सम्मान, उनके कुछ पब्लिकेशंस के बारे में, मोहन राकेश के नाटकों में वस्तुगत प्रयोग लेखनी प्रकाशन, मूल्यांवेषक कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती, मोहन राकेश व्यक्ति एवं रचना एकेडमिक प्रतिभा, रंगमंच के नाटककार मोहन राकेश अमन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। और ये इनके अलावा रेडियो टॉक्स भी उन्होंने दिए, एडिटोरियल एक्सपीरियंस भी है। पेपर सेटर एवेल्युएटर के रूप में अनेक यूनिवर्सिटीज से वे संलग्न है एजुकेटर के रूप में। और उनके शोध निर्देशन में बहुत सारे शोधार्थियों को ये PhD और MPhil मिले। बहुत सारे माने 20 PhDs उनके शोध निर्देशन में, और 30 से ज्यादा ये MPhils भी उन्होंने कराए। हाल ही में वे बहुत सारे YouTube चैनल में हम देख सकते हैं, श्री रामचरितमानस पर, हर दिन और कामायनी, हिंदी साहित्य संबंधित अनेक विषयों पर वे अपने वक्तव्य देते आ रही हैं YouTube चैनल द्वारा। हिंदी के साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वे हमारे समक्ष हैं। उनके साथ साथ विदेशी अध्यापन में भी उनका अनुभव रहा। हमसे पहले वे सोफिया विश्वविद्यालय विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में यूरोप में भी वे कार्यरत रहे, और उनके बाद मैं 2010 और 12 के दौरान वे गए, और उनके बाद मैं वहां गई, और वे हमारे पारिवारिक मैत्री भी रही उनके साथ। हम उनको अपना छोटा भाई मानते हैं। आज वे यहाँ उपस्थित हैं, बहुत ही गर्व कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ये प्रपत्रवाचक हैं, कृपया संक्षेप में अगर पूरा करें तो इनका भी आप संचालन कर सकते हैं। बाद में भी आप एक रिव्यू दे सकते हैं इनका संचालन करते हुए। प्रपत्र वाचकों को कुछ संदेश भी आप दे सकते हैं। पहले आप शुरू कीजिए, बाद में प्रपत्र वाचन भी शुरू होगा। धन्यवाद। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सबसे पहले संत जोसेफ स्वायत्त महाविद्यालय विशाखापट्टनम और वाजा इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के दूसरे दिन में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए आचार्य PK जयलक्ष्मी जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूँ। इसमें थोड़ा वास्तव में कल आना था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। दीदी अगर आज आदेश दिए तो मानना पड़ेगा, मैं ना नहीं कह सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले अभी मैं थोड़ा देर से आया हूँ, क्योंकि अभी अभी बाहर से आने में ही लगभग 5 बज गए। आते आते ही मैं तैयारी करके बैठा हूँ। और आप सबको धन्यवाद। और इसके पहले जब कृष्ण बाबू जी को सुना था, हम सब जानते हैं कृष्ण बाबू जी को मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो ट्रांसलेशन क्लास याद आती है, क्योंकि हम वो सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ाया था। जब वो संडे के दिन दोपहर में 2 to 5 मतलब 2 बजे से 4 या 4:30 तक क्लास वो बीच में आंध्र विश्वविद्यालय हाई स्कूल में पढ़ाते थे। और हमेशा वो दिन याद आते हैं। कृष्ण बाबू जी, सबसे पहले आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और इस वेबिनार में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को भी मैं नमस्कार करता हूं। और जब भी हम बात करते हैं यहाँ, आज मुझे ऐसे एक वृद्धों का नवीन पीढ़ियों के साथ समायोजन, जब विमर्श की जब हम बात करते हैं, हम सब जानते हैं
आमतौर पर जब भी हम विमर्श की बात करते हैं, जो भी विमर्श, चाहे वो स्त्री हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, पुरुष विमर्श हो या किन्नर हो या वृद्ध हो, जो भी विमर्श की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले विमर्श मतलब आमतौर पर ये कहते हैं कि तत्संबंधित विषय से संबंधित सभी आयामों के बारे में चर्चा परिचर्चा करना ही है। मतलब किसी भी आयाम को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, यही विमर्श हम आमतौर पर पढ़ाते रहते हैं। जब भी हम इस प्रकार वृद्ध विमर्श या वृद्ध, खासकर जब भी हम वृद्ध की बात करते हैं तो मुझे अंग्रेजी के एक आलोचक का नाम अभी याद नहीं है, लेकिन मुझको इतना याद है वे कहते हैं कि पूरा जब वृद्ध बन गए तब वो कहते हैं कि और एक बार मुझको जवानी मिले तो, क्योंकि यही वृद्धावस्था है कि क्योंकि जब जवानी में बहुत बार हम अनेक कार्य करते वक्त बहुत बार विफल भी हो सकते हैं, जो भी कमियां हैं, जहां त्रुटियां हैं, अब इतने अनुभव के बाद लगता है कि अगर अब मैं वो काम करूं तो 100% मतलब सारी कमियां त्रुटियां इन सबको बिल्कुल ध्यान रख के एक सक्सेसफुल रिजल्ट देने में मैं योग्य हूं, ये समझते हैं। लेकिन यहाँ जब बुद्धि तो है, अनुभव तो है, लेकिन शरीर तो सहयोग नहीं देता है, यही वृद्ध की। लेकिन अब इस पर बहुत कंट्रोवर्शियल है, कब वृद्ध माने, लेकिन सरकारी आंकड़े या सीनियर सिटीजन वो बातें मैं नहीं मानता हूँ। वो तो आधार कार्ड के लिए या बैंक में या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पाने के लिए या रेलवे या फ्लाइट में कंसेशन के लिए, वो सारी बातें अलग बात है। लेकिन आमतौर पर जब भी हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो सबसे समस्या तो सभी बात करते हैं, क्योंकि ये समस्या है, वो समस्या है, शारीरिक समस्याएं हैं, रोग बीमारी की समस्याएं हैं, और युवा पीढ़ी बात नहीं सुनी, इस प्रकार की बातें बहुत चलती रहती हैं। लेकिन वास्तव में हमें इस वृद्ध की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले वृद्ध की डेफिनेशन हम देख लें। अभी मैंने बता दिया अंग्रेजी। अब ऐसी मतलब संपूर्ण अनुभव के बाद जब युवा जीवन में या बिल्कुल मध्य उम्र मतलब जो मिडिल एज में जितना मेहनत करते हैं, इसमें जो भी कमियां त्रुटियां बहुत बार विफलताओं को ध्यान में रखकर अब इन सारी चीजों को ठीक करते हुए लगभग 100% सही तरह काम करने की योग्यता पाना ही मैं तो इसको मैं वृद्ध शब्द भी प्रयोग करना नहीं चाहता हूं, इनको वृद्ध कहना भी ठीक है, सीनियर से वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन कहते हैं, क्योंकि ये वृद्ध शब्द अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लगभग और 7-8 साल के बाद अब सरकार के आंकड़े में हम भी वृद्ध के रूप में बनेंगे, तो इसलिए वो वृद्ध शब्द कितना ठीक है वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पर जब भी हम जहां ये आमतौर पर शाब्दिक अर्थ ये वो ऐसे कहते हैं, old age consists of ages hearing or surpassing the life expectancy of human beings and thus the end of the human life cycle जब हम बात करते हैं, और आमतौर पर मतलब पूरी वृद्धि हो चुकी हो, जिसमें पूर्णता आ गई हो, परिपक्व या परिपूर्ण वयस जिसकी युवा अवस्था समाप्ति पर हो। आमतौर पर इसको तो वो 60 वर्ष वाली जो बात हम ये करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब आमतौर पर अगर पुराने हमारे वेदों के अनुरूप या हमारे महर्षियों के अनुरूप, हमारे साधु संतों के अनुरूप, आमतौर पर मानव की 70 वर्ष के बाद की आयु को वृद्ध अवस्था या वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है। वानप्रस्थ मतलब अब सारे चीज छोड़ के जंगल में, मतलब वानप्रस्थ मतलब वहां जंगल में जैसे रहते हैं, मतलब वहां जो चीज उपलब्ध है वही खाओ, वही पहनो और उसी के साथ साथ हम जीना है।
और इसके साथ साथ आमतौर पर ये कहते हैं कि मानव शरीर की सातों दातियां, इंद्रियों, बल तथा वीर दिन प्रतिदिन कम होने लगते हैं। शरीर की त्वचा पर झुर्रियों के पड़ने, सिर के बाल पकने, बाल पकना तो आजकल 30 में भी बाल पक रहे हैं, वो बात नहीं है। इस प्रकार आमतौर पर ये कहते हैं कि जब शारीरिक और मानसिक कार्य विधियों को करने में जहां असमर्थ होना आदि विभिन्न प्रकार के लक्षण को हम बुढ़ापे तो कहते हैं। भूख, प्यास, मृत्यु और नींद के समान ही वृद्धावस्था भी मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सबसे पहले इसको स्वीकार करना है। यहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि बुढ़ापा एक सिद्धि है, पूर्णता की मंजिल है, समय की धरोहर, व्यक्ति और समाज की स्थिति का अन्वय करने वाली उसे दूरबीन या कुर्दबीन कह सकते हैं। बुढ़ापा श्रद्धा सम्मान से लदा हुआ वटवृक्ष है, जिसकी छाया में बैठकर नई पीढ़ी बहुत सीख सकती है और सांत्वना पा सकती है। यहाँ नई पीढ़ी की जब बात आती है तो अभी आज का जो विषय है नई पीढ़ी से यहाँ समायोजन या सामंजस्य की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या है युवा पीढ़ी और वृद्ध जो भी वरिष्ठ नागरिक जो भी हैं, इनके बीच में आजकल सबसे पहले समायोजन नहीं, सामंजस्य या समायोजन का अभाव हम दिखते हैं। इसके कारण ये होता है कि आमतौर पर हम जब भी समाज में देखते हैं तो मानव प्रगति पथ पर तो बढ़ते जा रहा है। परिवर्तन हम सब जानते हैं, परिवर्तन इस प्रकृति का सर्वसाधारण नियम है। इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना है। ये सबसे पहले समस्या यहाँ से आरंभ होती है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तभी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम सबसे पहले जब वृद्ध बनते ही या वृद्ध की अवस्था में आते ही पहले हम इसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लिया तो लगभग अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं और अधिक से अधिक सुविधाएं जुटा लेने की अब होड़ लग गई हैं। अब इस प्रतिद्वंद्विता इस समाज में सुख, चैन, शांति को छीन लिया है। तो आमतौर पर इतने क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में आए हैं कि अब युवा परंपरागत रूढ़ियों, दकियानुसी मान्यताओं को तोड़ डालना चाहते हैं। उसकी यही सोच बुजुर्गों को आहत करती है। लेकिन जब हम समाज में आने वाले परिवर्तनों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, इसके पहले ऐसे था, मैंने ऐसे ही जीवन जिया था, इसीलिए अब ये मतलब मेरे अनुसार मेरा बेटा थोड़े ही चलता है, जैसे मैं अपने पिताजी के अनुसार थोड़े ही चला। तब मेरी माँ, मैं मुझको हमेशा याद आते हैं कि मैं सबसे मेरे घर में मेरी माँ से सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई तो मुझको मेरे साथ ही हुई, क्योंकि मैं थोड़ा जब भी प्रश्न वगैरह कर लिए तो पिटाई खूब करती थी, क्योंकि वो जैसे सोचते मैं थोड़ी ही सोचता। अब मैं जैसे सोचता हूँ मेरा बेटा थोड़ी ऐसे सोच, लेकिन जब इसको स्वीकार नहीं करते हैं तभी ये समस्या आ जाती है। और आमतौर पर हम सब जानते हैं भीष्म साहनी की कालजयी कहानी, हम सब जानते हैं। चीफ की दावत की बात करते हैं। जब चीफ की दावत की बात करते हैं वहां दो चीज हमें याद रखते हैं। सबसे पहले जब घर में अधिकारी आ रहे हैं, उनको तो अभी प्रमोशन की इच्छा है, तो क्या किया है, सबसे पहले माँ को उनसे कैसे छुपाएं। माँ को मतलब वृद्ध माँ को वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन तब भी वो माँ कुछ नहीं कहती। लेकिन बाद में जब उसका बेटा मतलब शामनाथ, जब उनके अधिकारी जब बास चीफ जब उनकी माता के द्वारा बनाई गई जो चीजें उनको अच्छे लगते हैं और बनवाने के लिए बात करते हैं, तो तब बिल्कुल माँ से बाकी कथा मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मतलब जिस चीफ के पास जिस माँ को छुपाना चाहता था, अगर वही माँ उनके प्रमोशन के लिए सीडी बनने के
योग्य है तो शामनाद में कितना परिवर्तन आया हम देखते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, इसको कोई स्वीकार करे ना करे, यह दुनिया उपयोगिता को ही ध्यान में रखते हैं। जब तक हम उपयोगी रहते हैं तब तक हम जिंदा है। इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि इतने दिन मैंने काम किया तो मुझे कुछ, ठीक है, अगर कोई आपको मान लिया तो मान लिया, ना भी माने तो भी, क्योंकि समाज उपयोगिता के आधार पर चलने वाली समाज है, इसको हमें स्वीकार। जब तक हमेशा यहाँ मैं अपने गुरुजी प्रोफेसर एस सूर्यनारायण वर्मा जी मैं इसलिए याद करता हूँ, वे कहते थे कि जब तक हम उपयोगी हैं तब तक ही हम जिंदा रहे। ऐसे हमारी उपयोगिता खत्म हो गए। अगर लोग आपसे कोई बात नहीं करे, मतलब लोग अब लगा है कि इससे कोई काम नहीं है, इससे ये उपयोगी चीज नहीं है, तो उसी दिन आप फिजिकली जिंदा हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से आप मरे हुए या मृत्यु, मतलब आपका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन जब गुरुजी कहते वक्त ऐसा लगता था, लेकिन हाल ही में गुरुजी का निधन हुआ, लेकिन मैं इसलिए वर्मा जी को अपने जीवन में लगभग भूलने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ ही चलते हैं गुरुजी। जहां जहां हर क्षण हर संदर्भ में गुरुजी के वाक्य याद आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ इस चीज को कुछ लोग स्वीकार ना कर सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि जब हमारी उपयोगिता खत्म हो गई है उस दिन हम फिजिकली जिंदा हो सकता है, लेकिन समाज के लिए आप मुर्दा ही समझ सकते हैं। इसको स्वीकार करने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। इस संदर्भ में मैं गुरुजी का और एक बार याद करता हूं, क्योंकि इस वृद्ध विमर्श की जब भी हम बात करते हैं, यहाँ में ये जहाँ माँ की पीड़ा की जो एक वाक्य, थोड़ा आगे मैं कंक्लूजन में आता हूं। देखिए इतनी कठिन समस्या, मतलब जिस प्रकार माँ को छुपाने के बाद भी जब माँ की पीड़ा, जब वो कहती है नहीं बेटा अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहो रहो, मैंने अपना का पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी, जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं भगवान का नाम लूंगा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। यहाँ इसके साथ साथ अब समायोजन या पीढ़ियों के साथ है, तो नवीन पीढ़ी के मूल्यों, परंपराओं, आदतों, अभिवृत्ति और व्यवहार प्रतिमानों में काफी अंतर पाया जाता है। तो इसका कारण वृद्ध पीढ़ी का समाजीकरण और उनके व्यक्तित्व का विकास पुरानी परंपराओं संस्कारों के बीच हुआ, जबकि सामाजिकरण स्वतंत्र वातावरण के बीच हुआ, जिससे दोनों पीढ़ियों के विचार, युवा पीढ़ी हेलो हाँ जी, मैं यहाँ एक उदाहरण से मैं आगे समापन करूंगा, और भी है लोग। एक बार जयलक्ष्मी जी जानती हैं, हमारे बुल्गारिया में HOC मीना जी रहती थी। एक बार उन्होंने बता दिया, मतलब क्या है कैसे, तो कुछ नहीं जी, अभी बेटे की शादी हुई है, बहू आ गई और बेटी की भी कुछ नौकरी लग गए। अब वो ये तो बहुत 10 साल पहले की बात थी। वो लोग क्या करते थे, वो जो भी चीज चाहिए सब ऑर्डर करके मंगाते थे। तो उनकी पत्नी और उनके बीच में, क्योंकि उन्होंने बता दिया, मैंने अपनी पत्नी को समझाया, देखो वो लोगों को आप क्यों इतना परेशान होती हो, अगर वो लोग मंगा रहे ना, तुम भी जो चाहिए मंगा लो, तुम भी खाओ, आराम से खुश रहो, लेकिन ये बनाओ वो बनाओ ऐसे खाओ बोल के, मतलब ये देखिए, ये इसी को इस उदाहरण से आज हमारे घर में देखते रहते हैं। इसका मतलब हम नवीन पीढ़ी के साथ चलना जरूरी है, और चाहे आप थोड़ा बहुत, जैसे हम अपने जीवन में कितना परिवर्तन लाए हैं, बहुत चीजों को हमने एक्सेप्ट भी किया है, तो अब कोई और एक चीज को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। इस प्रकार आगे एक्सेप्ट करते हुए जीवन में, क्योंकि आज समय की जो सीमा है, नहीं तो और भी 2-3 उदाहरणों के साथ आगे कभी समय मिले तो बिल्कुल एक आधा घंटा कभी हम बिल्कुल विशेष चर्चा करेंगे। आज जो इस मौका दिया है, और सबसे पहले संत जोसेफ स्वायत्त महाविद्यालय विशाखापट्टनम के हिंदी विभाग के अध्यक्ष आचार्य PK जयलक्ष्मी जी, और आज के कृष्ण बाबू जी, और वहां उपस्थित इस
पटल पर उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने बहुत अच्छे उदाहरणों के द्वारा, खासकर भीष्म सहन की कहानी चीफ की दावत अत्यंत प्रासंगिक है। कितने बार सुने, उनमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कैसा रहना चाहिए, पीढ़ी का संघर्ष क्या होता है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, खासकर माँ का इस्तेमाल वे कैसे करना चाहते हैं अपनी तरक्की के लिए, ये सब आपने अच्छी तरह, कृष्ण बाबू जी ने भी यही बताया और मैंने भी पहले इसी से ही शुरू किए। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ जैसे दोनों के बीच में समाज